चलिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक बार ज़रा सीजी पावर और वो हिटाची इंडिया वापस ले आइए। मेरे ख्याल से अगर आपने वो शॉर्ट ट्रेड ली थी और पैसा बन रहा था तो अब उसको कवर भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब एक दो वायर्स अभी भी देखिए, वो रॉयटर्स की खबर थी, उसका कभी भी खंडन होने के चांसेस रहते हैं। और इनफैक्ट अब BHEL भी थोड़ा डे हाई पर आ रहा है, तो वो एक हमेशा एक रिस्क रहता है तो इसके लिए। लेकिन वो ट्रेड अच्छी चली और अगर आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम किया तो, क्योंकि अभी भी ध्यान रखिएगा वो रॉयटर्स की खबर ही थी, ऑफिशियल खंडन मतलब ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं थी, तो इसके लिए वो एक रिस्क रहता है। तो इसके लिए अगर आपने पैसा बना लिया तो आपको उसमें समेटना भी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में क्या क्या होगा। आशीष बहेती जी और प्रकाश काबा जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही कोटक सिक्योरिटी से अमोल अठावले जी जुड़ेंगे और आशीष कयाल जी भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर बात करेंगे हम प्राइम सिक्योरिटीज़ के MD एन जयकुमार जी से और टेक्निकल चर्चा करेंगे JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्वेदी जी के साथ। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर, और अब मार्केट में रिकवरी आ रही है। 25,900 के ऊपर आने की निफ्टी तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी अब लॉसेस कट हुए हैं काफ़ी हद तक। इनफैक्ट अब हम बैंक निफ्टी पर वापस 59,600 के करीब आते हुए, मिड कैप में शानदार रिकवरी आज। एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, इंडेक्स अब डे हाई पर आने की तैयारी कर रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में है, लेकिन वो बहुत ख़राब था, उसके मुकाबले वो गैप काफ़ी हद तक कम हुआ है। आज ICICI बैंक ने थोड़ा प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर, लेकिन आज सपोर्ट कर रहे हैं कुछ तो ऑयल स्टॉक जैसे कि ONGC 2% ऊपर, इटर्नल, एशियन पेंट्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज थोड़ी सी बाइंग आ रही है। FNO में टॉप गेनर है IEX 6% ऊपर, वोडाफोन आइडिया 4.5%, BHEL 4.5%, पेट्रोनेट LNG, माझगांव डॉक, ऑयल इंडिया आज का हमारा बिग स्टॉक भी था, 3.5% ऊपर है इस समय ऑयल इंडिया, यहाँ पर अच्छे मूव आ रहे हैं। और इसके अलावा ABB, इंडियन बैंक, यहाँ पर बाइंग है। हिटाची अभी भी 3% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय रियल्टी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज गिरावट आ रही है। बीरो ओके, ये थी बाजार की छोटी सी समरी, अभी आपने समझी। और अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। आशीष बहेती जी, प्रकाश काबा सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके ताज़ा तरीन नज़रिया आशीष कयाल जी का सुनेंगे और अमोल अठावले का। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। आशीष जी, आपके इस वक्त के दो व्यू स्टॉक स्पेसिफिक क्या है? आशीष कयाल जी। हाँ जी, और यहाँ पर जो पहला व्यू आएगा वो मझगांव डॉक पे आएगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं मझगांव डॉक में काफी दबाव बना हुआ था, लेकिन काफी समय के बाद में इसने एक हायर लो बनाने का अटेम्प्ट बना रहा है। यहाँ पर आज के दिन में वॉल्यूम सुबह से अभी तक काफी अच्छे पिकअप हो गए, तो मोमेंटम यहाँ पर जारी हो सकता है और मझगांव डॉक में बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2490 का और टारगेट है 2700 का। दूसरा स्टॉक जो बाय साइड पे है वो है इटर्नल देखिए कंसोलिडेशन की है पिछले कुछ 5 से 6 दिनों में और उसका एक ब्रेकआउट आया 20 DMA के ऊपर भी आज आके अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो इटर्नल में गुंजाइश है, हम 38.2% का फीवो रिट्रेसमेंट देख सकते हैं अपसाइड पे, जिसका टारगेट आता है करीबन 308 का और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 283 का। ओके, अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। टाटा कंज्यूमर के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1200 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1250 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1180 का। एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन के बाद एक रूटीन करेक्शन देखने को मिला है और आज रिवर्सल फॉर्मेशन भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। वीकली पे भी सेटअप काफी अच्छा है। अगर वही कंटिन्यू रहा तो टाटा कंज्यूमर में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। दूसरा SBI कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 866 के आसपास है, 905 तक के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 848 का। ओके, SBI कार्ड्स और वाकई ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे इस वक्त इसमें। अच्छा प्रकाश सर, आपकी दो कॉल्स करेंगे। मेरा ध्यान ही अगर अशोक लेलैंड लिया या नहीं लिया, लेकिन मुझे अशोक लेलैंड पसंद है। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से अपडेट करें 188.30 का, स्टॉप लगाना चाहिए 186 का, करीब ₹2.30 का। टारगेट 193 पॉसिबल है। अशोक लेलैंड मोमेंटम है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, लिया हुआ है नहीं गाबा सर कंटिन्यू करिए। ओके, उसके बाद मैं स्टॉक लूंगा। मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए हिंदुस्तान जिंक पर। बॉटम सब अप्रोच एग्रेसिव कॉल है, 607 पर ट्रेड करा है। स्टॉप लगाएंगे ₹600 का, टारगेट 630। हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान सिंह। चलिए आप चलते हैं आशीष बहेती जी के पास। आशीष जी आपकी दो ट्रेड्स। जी अनुज जी, एक लॉन्ग एक शॉर्ट रहेगा। तो PSU बैंक्स में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग अच्छा बन रहा है, तो यूनियन बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 163 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है।
ऊपर में 167 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ऑन द शॉर्ट साइड रियलिटी एज अ पैक पूरा काफी वीक लग रहा है, तो यहाँ से ओवरऑल रियलिटी इसमें बिकवाली की सलाह है जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1725 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 1650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार जुड़े हैं। इनसे समझते हैं कि अब मार्केट में क्या करना है। जयकुमार जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, फर्स्ट ऑफ मैनी आई होप। 2026 की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन पिछले 3-4 दिन में ब्रूटल करेक्शन आई, और वो कल तो जो डोनाल्ड ट्रंप वाला फैक्टर काफ़ी हावी हुआ, वो 500% टैरिफ का रिस्क जो ओपन हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट को? सबसे पहले तो नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि जो चीजें हमको 2025 में परेशान करती थी वो 2026 में भी परेशान करना चालू कर दिया उन्होंने। तो ये एक कंटिन्यूएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी वो कुछ बातें जो जो उनकी मनगढ़ंत बातें हैं वो उनसे मार्केट बहुत परेशान रहता है। बट इससे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बैठा है। जो लास्ट 2-3-4 हफ्ते के जो मिड कैप करेक्शन हुए हैं उसमें बॉटम्स अप बेसिस में देखा जाए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उभर के आए हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि कभी भी कोई भी ऐसे बड़े मूव्स आए हैं, इंडियन मार्केट ओवरऑल 1 साल के लिए कुछ 1-1.5 साल से कुछ किया नहीं है इंडियन मार्केट्स ने। तो अभी बॉटम बॉटम फिशिंग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर से 30-40% घट चुके। तो मेरा ये मानना है कि अगर स्टॉक पिकिंग किया जाए और ये ओवरऑल स्पेसेस को थोड़ा अवॉइड किया जाए तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी भी है। ओके, तो आप इस समय कहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जयकुमार जी? सबसे बड़ी थीम्स क्या होंगी आपकी इस साल? सबसे पहले तो अवॉइड जो आईपीओ का जो पागलपन का दौरा जो चला था कि हर कोई आईपीओ में डालना चाहता है पैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के, वो एक थोड़ा मुझे लगता है कि वो ट्रेंड में बहुत लोगों ने पैसा खोया है और उनके हाथ जले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ट्रेंड से अभी भी दूर रहना चाहिए। वी हैव टू लुक एट फंडामेंटल्स, और कोई भी फंडामेंटल्स आईपीओ में देख नहीं रहे। और जहां तक थीम्स का सवाल है, आईपीओस के कारण बोल लो या मार्केट में लिस्टिंग्स में बोल लो, दिस जो ग्रीन एनर्जी या सोलर का जो एक दौर चला था जिसमें सबसे बड़ी बड़ी मार्केट कैप्स 1 लाख करोड़ मार्केट कैप तक चली गई थी, उसमें जो अनवाइंडिंग हुआ है या बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म होल्डर्स बेचने को आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा डी रेटिंग का सेक्टर होगा। नॉट री रेटिंग बट डी रेटिंग, यानी कि उनकी वैल्यूएशंस काफी हद तक मेरे हिसाब से यहाँ से भी 20-30-40% घट सकती है। तो I would avoid that particular theme for one. The second theme is जो फ्यूचरिस्टिक है, जो हर कोई प्लेटफॉर्म कंपनी खरीदना चाहता था, वो थीम्स मुझे लगता है वहां भी थोड़ा एक्सेस हुआ था। इनफैक्ट काफी हद तक एक्सेस हुआ था। जो एक्सेस मुझे लगता है भी वो फ्रॉथ निकल जाएगा मार्केट से। तो थोड़े बहुत हमको अभी बोरिंग बिजनेसेस जहाँ कैश फ्लोज और परफॉर्मेंस बेस्ड हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। हम लोगों ने आई थिंक पिछले साल 2-3 बार इसका जिक्र किया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, 1-2 कंपनियां थी जिनके कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग थे, बट कुछ एनवायरमेंटल रीजंस के कारण दे वर स्लाइटली सबड्यूड। वो थीम्स आज भी अगर आप देखोगे तो दे हैव गॉन टू अ 52 वीक हाई, 1 or 2 स्टॉक्स इन दैट स्पेस, क्योंकि जहां कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन या कैश फ्लो बेस्ड परफॉर्मेंस है, द मार्केट विल आई थिंक रिवॉर्ड दैट। एंड बॉटम फिशिंग वहां पर वही कीजिएगा जहां पर आपको हार्ड कैश फ्लो दिखता है, परफॉर्मेंस दिखता है, और स्पेशली फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ जो सिचुएशंस है उनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है 2026। सर ये बताइए कि अगर कोई अपने पोर्टफोलियो को रीलुक कर रहा है 2026 में, और जो कमोडिटीज़ पे काफ़ी हद तक कमिटेड थे, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का बड़ा अंश मेटल्स को दिया, वो क्या करें? अभी उस अंश को मेंटेन रखें? आपका सेंस क्या कह रहा है सर कमोडिटीज़ को लेकर, प्रीशियस मेटल्स को लेकर? वी आर स्टिल इन ए इंटरमीडिएट फेज, या फिर हम कमोडिटीज़ में एक
बहुत ही मैच्योर स्टेज में जा चुके हैं? आपका सेंस क्या कहता है? मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये टैरिफ्स के कारण या डील कभी ना कभी तो होगा, और मेरे हिसाब से इंडिया के साथ होगा, चाइना के साथ होगा, बट जैसे वो डील अनाउंस होता है, जो ये नॉन डॉलर एसेट्स में जो एक यूफोरिया सा माहौल क्रिएट हुआ है, वो शायद थोड़ा रिवर्स होना चालू होगा। स्पेशली आई वुड से द प्रेशियस मेटल्स, यहाँ से बहुत ज्यादा मुझे अपसाइड नजर नहीं आता, लेकिन डाउनसाइड यहाँ हो सकता है गोल्ड सिल्वर में। लेकिन जो अदर इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, उसमें थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि अभी भी बढ़ोतरी बाकी है, स्पेशली बिकॉज बोथ इन टर्म्स ऑफ वेदर स्टील, कॉपर एक्सेट्रा, इन सब में मुझे लगता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विल इंक्रीज। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगा, कि इंडिया में बहुत बड़ा एक चेंज आया है, जिसने मतलब उसमें थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, विच इज ओवर द लास्ट 1 year करीबन $10 billion of foreign capital has walked in the financial services space as equity capital. आप RBL बैंक को ले लो, आप येस बैंक को ले लो, आप श्रीराम फाइनेंस और IDBI का डील is happening is what we are hearing. तो इन सब में क्या होगा, करीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर ऑफ इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में आएंगे। मतलब इस सेक्टर में आ चुका है ऑलमोस्ट, इंक्लूडिंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। उसका एवरेज लेवरेजिंग, यानी कि उसको वो बैलेंस शीट 4 से 6 गुना लेवरेज हो सकता है अगर NBFC हुआ, या 9 से 10 गुना अगर बैंक हुआ, तो करीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर का डेट लेके, यानी कि 70 बिलियन डॉलर का एसेट्स और लेंडिंग क्रिएट होगा ओवर द नेक्स्ट 4, 5, 6 years। ये बहुत बड़ा स्टिमुलस इफेक्टिवली थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव आया है, कि बैंकों में आपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और 25% प्लस शेयर होल्डिंग देने की मतलब मंजूरी जो दी है, इससे 60 से 70 बिलियन डॉलर का लेंडिंग बढ़ जाएगा इस स्पेस में। ऑफ कोर्स लेंडर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली लेंड करना पड़ेगा, बट इसमें बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि growth in the private sector capex will now take off, and the government doesn't need to do this through fiscal incentives. Yani ki government balance sheet will improve also because of divestments like IDBI, and more importantly, private sector capex will increase because this kind of money is available now. इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए अगर आप ये देखो कि स्पेसेस जहां पर अपने को इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोलो, माइनिंग बोलो, स्टील कैपेसिटी बोलो, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, सीमेंट एक्सेट्रा, हर चीज में वृद्धि होगी। सो कंजम्पशन हैज बीन वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस या लॉन्ग टर्म जो एक्सेल बेस्ड बिजनेसेस बोलूंगा, उनको लेके, उनको छोड़ के अगर यदि आप हार्ड एसेट्स की तरफ चले जाएं, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स इज वन, PSU बैंक स्टिल हैव वैल्यू, एंड इन एडिशन एक सेक्टर जिसका जिक्र कहे बिना ये कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं हो सकता है, विच इज फार्मा। क्योंकि डॉलर रुपी और यूरो रुपी और स्टर्लिंग रुपी एक्सेट्रा गॉन सो मच अगेंस्ट द डॉलर, अगेंस्ट द रुपी। मैं ये बोलता हूँ कि एक्सपोर्ट्स का जहां तक फार्मा एक्सपोर्ट्स का संबंध है, ये बिल्कुल अनअफेक्टेड है। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही ग्रोथ नजर आ रही है, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक यूरोप। तो एक बार ये टैरिफ की बात अगर साइड में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि फार्मा एक्सपोर्ट्स विल बी अप इवन बिगर। सम ऑफ दीज बिग कंपनीज आर गेटिंग स्पेशलिटीज एक्सेट्रा, इट स्पेशलिटी जेनेरिक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे बैलेंस शीट्स आज भी फार्मा बैलेंस शीट्स आर डीलेवरेज्ड एंड दे हैव कैश इन देयर बुक्स। सो दैट along with the fact कि pharma weightage itself is not more than 5-6% in the index, अगर ये सब अगर आप इवेल्युएट करके आगे चलते हो, तो मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स, PSU बैंक्स एंड हार्ड एसेट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज इज द वे फॉरवर्ड। और वी हैव टू अवॉइड, आई वुड से फ्यूचरिस्टिक, आई कीप रिपीटिंग दिस बिकॉज आई थिंक वहां सबसे बड़ा अगर कोई बबल मार्केट में है तो वहां पर। ओके, अच्छा सर, अगला प्रश्न मैं इसको पूछने के लिए प्रेरित इस बात से हुआ हूं क्योंकि अब बजट बहुत नज़दीक खड़ा है। पिछले साल के बजट में सरकार ने मिड इनकम ग्रुप को बहुत बड़ी राहत दी थी टैक्स कट के स्वरूप में। आपके हाथ में अच्छी खासी डिस्पोजेबल इनकम आई,
लेकिन अभी तक सही मायने में एफएमसीजी उस एक वर्ष के अंतराल में कभी बेनिफिट ले ही नहीं पाया। एक और स्पेस दैट्स आई थिंक वाइट गुड सेगमेंट, जहां पे ग्रोथ विजिबल नहीं थी लास्ट 4 रिपोर्टेड क्वार्टरली नंबर्स में, बट अब बाइंग विजिबल है स्टॉक में। ये बाइंग क्यों हो रही है सर? इन एंटिसिपेशन ऑफ ग्रोथ या फिर ऑलरेडी स्टॉक्स इतना प्राइस डैमेज हो चुका है कि अब रीजनेबल है? आपका सेंस वाइट गुड सेगमेंट में क्या कहता है? मुझे मेरा स्पेसिफिकली कोई वाइट गुड सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं है, एंड कंजम्पशन थीम्स आज भी मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स में लेवरेज है थोड़ा बहुत, विच इज द एरिया दैट बैंक्स आर आल्सो गेटिंग वरीड अबाउट। तो मुझे कंजम्पशन थीम्स में थोड़ा हेडविंड नजर आता हुआ, कंटिन्यूइंग हेडविंड नजर आ रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंजम्पशन विल टेक ऑफ, बट यस अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टेक्स ऑफ इन द प्राइवेट सेक्टर स्पेस, so that can fuel a consumption, but that could be still 4 to 6 quarters away. ओके। जय कुमार जी, इस समय एक जो मार्केट के लिए पिछले 4-5 सालों का सरदर्द है वो है एफआईआई की सेलिंग, और आपने वो फेज देखा है जिसमें हमारी मार्केट में लगातार एफआईआईज की मैसिव बाइंग थी। ये क्यों इस तरीके की सेलिंग हम देख रहे हैं और लगातार ये पिकअप ही हो रही है कम होने की बजाय, और ये कब तक हमको झेलना होगा और कब तक हमारी मार्केट इसको झेल पाएगी? मुझे लगता है सर, अगर आप लोकल फ्लोज देखते हो तो उस फ्लोज के कंपैरिजन में एफआईआईज का आना जाना ठीक है, वो होता रहेगा। अभी मार्केट में बायर सेलर्स आएंगे, मुझे लगता है कि अभी मे बी 1 महीना 2 महीने में रिवर्सल्स, स्पेशली जिस दिन ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा, जो भी होगा, मुझे काफी हद तक रिवर्सल नजर आ रही है। हैविंग सेड दैट, जो एफआईआईज की सेलिंग आप देखते हो, पैसा फिर भी एफडीआई के थ्रू आ रहा है, मनी इज आल्सो कमिंग इन थ्रू आईपीओस एक्सेट्रा व्हिच आर नॉट गेटिंग कैप्चर्ड इन द डेली एफआईआई फ्लोज। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एफआईआईज हैव टर्न सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स प्रून डाउन करने में एफआईआईज माहिर हैं आज के दिन, लेकिन वो पैसा वापस कहीं ना कहीं या तो आईपीओस के थ्रू या फिर एफडीआई के थ्रू आ ही रहा है। सो आई वुड नॉट बी सो वरीड, बट जो आप देखना चाह रहे हो कि एफआईआईज का बाइंग मार्केट में हो, सेकेंडरी मार्केट में, वो देखने के लिए मुझे लगता है अभी भी महीना 2 महीना तो लगेगा, बट इन बिटवीन शायद सेलिंग कैन रिड्यूस, स्पेशली अगर ये बजट में थोड़ा बहुत टैक्सेशन का वापस अगर ये मुआयना करें और टैक्सेशन रैशनलाइज थोड़ा कर सकते हैं, तो दैट मे एक्चुअली हेल्प इन कीपिंग एफआईआईज बैक। कीपिंग एफआईआईज बैक। अच्छा, आपने शुरू में एक चीज़ कही थी कि ये कुछ थीम्स हैं जहां पर अभी भी ओवर वैल्यूएशन की करेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें आपने ग्रीन एनर्जी की बात की थी और प्लेटफॉर्म कंपनीज की बात की थी, और उसके बदले में आपने कहा था कि थोड़ा बोरिंग बिजनेसेस की तरफ शायद आप प्रेफर करेंगे। दिक्कत क्या है कि बोरिंग बिजनेसेस में भी ग्रोथ नहीं आ रही है, जैसे कि अब आप ट्रेंड का शेयर देख लीजिए या फिर कुछ और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मार्केट काफ़ी डी रेटिंग दिखा रहा है। तो ऐसे में फिर इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि फिर कहां पर बेट लगाएं आखिरकार। आई थिंक इंडस्ट्रियल्स का जिक्र कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जो ये $10 बिलियन का इक्विटी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आया है, खास करके बैंकों में और कुछ एनबीएफसीज में, उसके कारण जो इंक्लूडिंग द लेवरेज, द अमाउंट ऑफ मनी जो लेंडिंग हो सकता है, आई थिंक 60-70 बिलियन डॉलर का फ्रेश एसेट्स डालने की क्षमता रखते हैं ये बैंक्स अभी अगले 3-4 साल में। और कोई भी सस्टेनेबल बुल मार्केट के लिए आपका वेल कैपिटलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये देखते हैं कि अगर 60-70 बिलियन का फ्रेश लेंडिंग ये कर पाए, तो it will be largely to industries. It will not be to retail public. It will not be for personal loans or SME. It will not be for things like MFI, etc. ये होगा तो हार्डकोर इंडस्ट्रीज में होगा, प्लस एक्विजिशन फाइनेंसिंग के लिए बैंकों का एंट्री अलाउड हो चुका है अभी, यानी कि बैंक्स जो पहले एक्विजिशन फाइनेंसिंग नहीं करते थी, अभी करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारा जो हम इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सेस करते थे ये पैसा रेज करने के लिए, वेदर एक्विजिशन फाइनेंसिंग और लार्ज स्केल कैपेक्स, वो अब लोकल बैंक्स करना शुरू कर देंगे, व्हिच हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट, बट विद $60-70 बिलियन ऑफ फ्रेश लेंडिंग, मुझे लगता है कि लोकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विल पिक अप इन अ बिग वे
especially next year and the year thereafter. और उसकी जो नॉकडाउन इफेक्ट्स हैं, जो नॉकडाउन मतलब जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स हैं, वो आपको नजर आएंगे. तो वो बोरिंग बिजनेसेस में फोकस करना, वेदर इट्स आप ऑटो एंसेसरी ले लो या अगर इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स ले लो, उसके लिए आपको बॉटम्स अप करना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक करना पड़ेगा. इन द पास्ट 2-3-4 years क्यों पैसा लोगों ने नहीं बनाया, स्पेशली ओवर 18 months, कि हर चैनल में ये बात का जिक्र होता था कि अगर एसआईपी डालो तो पैसा बन जाएगा. तो हर कोई आके एसआईपी करके ये एक्सपेक्ट करने लगा कि 8 महीना 10 महीने के बाद विल बी 20% अप या 25% अप, जो कि नहीं हुआ है. जो कंसेंसस ट्रेड था कि एसआईपी डाल के पैसिव इन्वेस्टमेंट करो तो पैसा बनेगा, पीपल विल नीड टू हैव पेशेंस, सब्र रखनी पड़ेगी उनको कि ये 2-3-4 साल के बाद पैसा बनेगा ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस, कि हर 12 महीने के 6 महीने के बाद अगर आप देखोगे कि पैसिव इन्वेस्टमेंट में पैसा बना है कि नहीं, वो होना नामुमकिन सा है. Alright, So that consensus trade, I think the next 1 year is of stock picking and sector picking. राइट जय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक स्टॉक दिखाते हैं आपको, बंसल वायर 2% नीचे है ये स्टॉक. आशीष के पास चलते हैं. आशीष गुड मॉर्निंग. यहाँ भी क्या ये पूरा का पूरा मामला लॉक इन का ही है? बिल्कुल सर, और लगातार हम आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं. आपको याद होगा इनफैक्ट मीशो आइडेंटिफाई करके बताया था 2 दिनों में 10% से ज़्यादा की गिरावट आ गई थी, सर्किट लग गया था. और इस थीम पर लगातार अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं. इसके लिए टीम ने देखिए टाइटल भी काफ़ी बढ़िया दिया है कि लॉक इन खत्म और एक्शन शुरू. स्टॉक्स में एक्शन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है. अब बंसल वायर का चार्ट आप देखें तो दिन के दौरान 5% तक की गिरावट देखने को मिली, जो थोड़ा सा स्लाइटली ऑफलोज हुआ है, लेकिन गिरावट अभी भी 2-2.5% की यहाँ पर देखने को मिल रही है. अब कारण बिल्कुल सही पहचाना आपने. 18 महीने का जो लॉक इन होता है ये यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तकरीबन 20% इक्विटी का, और ये स्टॉक ऑलरेडी नोज डाइव कर रहा था. और इसी के चलते आप देखें कि मार्केट ने बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन दिया. शुरुआती 5% नीचे हुई थी क्योंकि लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है. ये करीब करीब 18 महीने पुराना IPO है और हाई से देखें तो 43% ऑलरेडी लुढ़क चुका है. इसका जो ऑल टाइम हाई था 504 रुपये था, वहाँ से आप देखिए कि अब गिरकर 292 रुपये का भाव आ गया. 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है. और IPO ये भी ऐसा था जिसको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था, लेकिन रिटर्न्स बने नहीं. 63 टाइम जो है जुलाई 2024 में IPO आया था, 63 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था. लेकिन अब मार्केट स्मार्ट हो गया है, एक दिन पहले ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. तो अब मंडे जिनके एंकर लॉक इन खत्म हो रहे हैं उनमें ऑलरेडी नर्वसनेस आपको नज़र आ जाएगी. स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो वेकफिट है जहाँ पर 30 दिनों के जो एंकर लॉक इन होते हैं ये खत्म होंगे. और साथ में आप देखें तो कोरोना रेमेडीज़, ये भी 2 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर स्लाइट नर्वसनेस आपको देखने को मिली है. तो इन दोनों स्टॉक्स को भी रडार पर रखिएगा. ऑलराइट, शुक्रिया आप आशीष इन पूरी जानकारी के लिए. आशीष चतुर्वेदी से अब आगे बढ़ते हैं. आशीष चतुर्मता के पास चलते हैं, JM फाइनेंशियल से हमारे साथ जुड़ते हुए. आशीष गुड मॉर्निंग. आशीष सबसे पहले मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा इन पावर स्टॉक्स पर. कल एक खबर आई कि चीनी कंपनियों को शायद वापस अलाउ किया जाएगा. BHEL, CG पावर, हिटाची ज़बरदस्त टूटे. आज BHEL में रिकवरी है और इंटरडे लो से बाकी दोनों स्टॉक्स में भी थोड़ी सी रिकवरी आई है. इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? जी, तो देखिए अनुज, जैसे हमने देखा कि कल चाइनीज प्लेयर्स को बिडिंग के लिए एक हमने देखा कि उनको अलाउ किया जाएगा, और इसका उसका रीजन भी ये दिया गया कि ऑलमोस्ट 300 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी क्रिएट करने की जो एक टारगेट था उसके अंदर में एक देरी हो रही है. और उसकी वजह से इन बिडर्स को, चाइनीज बिडर्स को, चाइनीज प्लेयर्स को बिडिंग के लिए अलाउ किया जाएगा. और जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के अंदर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी. मार्जिन प्रोफाइल में काफी बड़ा चेंज देखने को नजर आ सकता है, क्योंकि चाइनीज प्लेयर्स जो है वो कंपैरेटिवली लेसर प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे, और जिसकी वजह से प्राइस डिफरेंशियल काफी बड़ा रहता था. तो ये मुझे लगता है कि जो एक कहीं ना कहीं इनको जब बिडिंग के लिए रोका गया तो उसका एक डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे यहाँ प्लेयर्स को देखने को नजर आया. बट अब कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, और मुझे लगता है उसका एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आपके PE मल्टीपल्स के अंदर में देखने को नजर आएगा. तो इस समय पे मुझे लगता है भेल जैसे स्टॉक या जो स्टॉक्स इस पूरे पावर इक्विपमेंट या साथ ही साथ कुछ रेलवेज के भी प्लेयर्स जो है वो इसमें इंपैक्टेड हो रहे हैं. तो मुझे लगता है कि भेल, सीमेंस, इनके अंदर में इस समय पे एक थोड़ा सा शायद प्रॉफिट बुकिंग कर लेना या साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर देखने को नजर आएगा. तो हम इस स्पेस को अभी क्लियरली अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड एज ऑफ नाउ. लेकिन एक समय
जिस स्टॉक में आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई देती थी आशीष, HDFC बैंक, वो अपने क्वार्टरली अपडेट्स के बाद इस बार सिंक हुआ। क्या पता एक 1000 के ऊपर की प्राइसिंग एफआईएस को सेल के लिए अट्रैक्ट कर रही थी, पर आप इस प्राइस पे बायर हैं क्या? जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा वीरेंद्र। देखिए, हमें लगता है कि जो पूरा बैंकिंग स्पेस है और खासतौर पे HDFC बैंक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा लोन ग्रोथ जो है वो 10% के आसपास देखने को मिली। वहीं जहां पर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो 14% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, या कई PSU बैंक्स ऐसे हैं जिनमें 13, 14, 15% की लोन ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो एक रिलेटिव कहीं ना कहीं बाजार ने जहां पर पे लोन ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रांग था वहां पर पे थोड़ा सा अपना एलोकेशन को बढ़ाया। बट ओवरऑल हमें लगता है कि HDFC बैंक इज अ वेरी गुड बेट, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, तो कंफर्ट वैल्यूएशन पे है। और मुझे लगता है कि हमने ये चीज देखी ICICI बैंक में भी देखी, जब एक अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में बिना, और कैसे उस अंडर परफॉर्मेंस को ICICI बैंक ने मात्र 4 दिन के अंदर में रिकवर करके अपने उस अंडर परफॉर्मेंस को कैचअप किया। तो मुझे लगता है इस तरह की गिरावट जो HDFC बैंक में आ रही है, 1030 से स्टॉक 940 की जोन में आ चुका है। मेरे हिसाब से 900, 920 वो जोन होगी जहां पर पे बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बनेगी अपनी पोजीशंस को एवरेज करने के लिए। तो मुझे लगता है दिस इज अ गुड बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट बैंकिंग बास्केट। अच्छा, मेटल्स में इस डिप को आपने पिछले 2 दिन में कुछ ऐड किया है क्या आशीष? देखिए, मेटल्स पे हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है वीरेंद्र, क्योंकि हम 2 चीज कहना चाहेंगे कि एक तो अगर से आप पिछले 30-40 साल का डेटा देखें तो मेटल्स के अंदर में या कमोडिटीज के अंदर में एक बहुत ही सीवियर क्रोनिक अंडर इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नजर आया, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच हमें अब महसूस होना शुरू हो चुका है। और अब क्योंकि मेटल्स सिर्फ एक कमोडिटी प्राइस के तौर पे नहीं देखा जा रहा, उसको ये भी देखा जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक एसेट्स के तौर पर इसको देखा जाना शुरू हो चुका है। जैसे अभी बीच में चाइना ने कहा कि हम 110 मिलियन आउंसेस सिल्वर की जो सप्लाई है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे या उसको परमिशन बेस्ड करेंगे, तो उसकी जो कि ऑलमोस्ट 20 से 25% ग्लोबल सप्लाई को इंडिकेट करता है। तो इस तरह के जब रिजर्व्स के ऊपर आप अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, तो ये प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके पास एसेट्स, ये कमोडिटीज है या नहीं है। तो इस समय पे प्राइस जो है वो सेकंड रिलेवेंस पे आ जाता है, और इंपॉर्टेंट है एक्सेस टू दीज कमोडिटीज। कीपिंग दिस इन माइंड, मुझे लगता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये वो कमोडिटीज है जो आने वाले समय पे ईवी या आपके जो AI डेटा सेंटर्स, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी, इस पूरे स्पेस में इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और जिसके चलते मुझे लगता है कि ये जो डिप आ रही है ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। डॉलर जो है वो वीकन हो रहा है और उसका भी इंपैक्ट कमोडिटीज पे पॉजिटिवली रहेगा। तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम या सिल्वर जैसी कमोडिटीज जो है वो बाय ऑन डिप के तौर पर देखी जानी चाहिए। हालांकि इस समय पे हम थोड़ा ओवरवेट कॉपर और एल्यूमिनियम पे रहेंगे रेदर देन सिल्वर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट में रिकवरी है, लेकिन अच्छी रिकवरी मिड कैप्स में है। मिड कैप इंडेक्स करीब 300 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट रिकवरी। इस शो को समेटेंगे, इसके बाद कंचन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।